हेलो। वीआईसीएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा नामदे और हमने यहाँ डिस्कस किए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की जो सीरीज है उसके द्वारा। उसके साथ हमने हिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस किए थे कि पीएससी में कैसे हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं, कैसे हमें सॉल्व करना है और आगे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। हम एमपी के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे और हमारे कुछ क्वेश्चन हो गए थे। आगे का हम क्वेश्चन देख रहे हैं 2012 का कि मांडू निम्न में से किससे संबंधित है ना। मांडू मैंने आपको बताया है जब ऐसी ये क्या है, स्थापत्य से संबंधित प्रश्न आ गया है ना, कोई स्थान विशेष या कोई स्थापत्य से संबंधित जब प्रश्न आता है तो हमें उनके बारे में क्या याद रखना है कि वो स्थान है कहाँ पे, है ना, मतलब उसकी स्थिति क्या है ना, उसका निर्माण अगर किसी ने करवाया है तो निर्माण किसने करवाया है उसका, और अगर उसका कालक्रम आपको याद रहता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। वैसे तो ऐसे कालक्रम आ जाता है अगर कोई गुप्त काल में है या मुगल काल में है ना, या मौर्य काल में निर्मित है तो वैसे में आता है, नहीं तो ज्यादातर आपको ऐसे काल विशेष का सन वगैरह नहीं आते। तो आपको स्थिति, निर्माण काल या उसमें कोई विशेष व्यक्तित्व रहा हो, उस चीज से संबंधित किसी ने निर्माण वगैरह करवाया हो, तो ऐसा आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ बात हो रही मांडू की, निम्न में से किससे संबंधित है, तो मांडू जो है रानी रूपमती और बाज बहादुर जो यहाँ के राजा थे, है ना, बाज बहादुर की प्रणय गाथा के लिए प्रसिद्ध है मांडू। और मांडू में क्या, अगर आपके पास ये शिवाजी राव, तो ये तो आपके ग्वालियर राजवंश से थे, है ना, सिंधिया, और अलाउद्दीन खान या झलकारी बाई, ये है ऑप्शन में। लेकिन अगर आपको ये दिया होता, मांडू पूछ लेते मांडू में से किससे संबंधित है, और आपको ऐसा आता कि जहाज महल, हिंडोला महल या हुशंग शाह का मकबरा, तो वो भी मांडू से संबंधित है। मांडू क्या है, सिटी ऑफ जॉय है हमारा, और सिटी ऑफ जॉय में क्या क्या मिलते हैं, महलों का जो शहर है यहाँ पर, हिंडोला महल, जहाज महल, रानी रूपमती का और बाज बहादुर का जो प्रणय गाथा के लिए प्रसिद्ध है ये, ठीक है। लेकिन रानी रूपमती और बाज बहादुर की जो मजारे हैं, मतलब मकबरा है, वो यहाँ नहीं मिलता, वो राजगढ़ जिले के सारंगपुर में इनका मकबरा है ना। अगला, निम्न में से मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी है, वो पूछ रहा है जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी कौन सी है ना। तो हमारा इसका आंसर है भील, ठीक है। ये वाला प्रश्न सिर्फ इसमें नहीं आया आपके 2012 में, ये आगे भी आएगा आपको, और आ चुका भी प्रश्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्या है ना, कंफ्यूज हो जाते हैं व्यक्ति कि हमारे यहाँ पे हमें गोंड भी मिलता है और हमारे यहाँ पे भील और गोंडों का ज्यादा नाम आता है, तो मध्य प्रदेश में हम क्या लगा देते हैं, इसका आंसर कई बार ऑप्शन में भील के साथ साथ गोंड भी दे दिया होता है, तो कंफ्यूज व्यक्ति, क्योंकि गोंड जो है वो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। भारत में सर्वाधिक क्या मिल रहा है, कौन सी जनजाति है, गोंड। लेकिन मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जनसंख्या की दृष्टि से कौन सी जनजाति है, वो भील जनजाति है। अगर आपको जनजाति से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो वो ऐसे आता है कि मान लीजिए ये जनजाति है ना, कोई भी XYZ, हमने एक्स जनजाति जो भी ले ली, उसका निवास स्थान कहाँ है, मतलब मिल कहाँ रही है। जैसे हम बात करें भील की, तो भील का रहे हैं मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में मिलते हैं, है ना। और इनका जो मुख्य रूप से इनका नृत्य कौन सा है, कौन सा लोक नाट्य पसंद करते हैं, जैसे भील लोग भगोरिया उत्सव मनाया जाता है, भगोरिया इनका नृत्य भी होता है ना। ऐसे करके इनका नृत्य, लोक नाट्य, इनसे संबंधित कोई प्रसिद्ध व्यक्ति अगर हुआ है ना, इनकी कलाएं क्या है, ऐसे संबंधित इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। निम्न में से मूर्ति कला का प्रसिद्ध फड़के स्टूडियो कहाँ है, तो ये क्या आ गया है कि स्थान विशेष की बात हो रही है कि फड़के स्टूडियो कहाँ है, तो ये फड़के स्टूडियो हमारा है धार में, ठीक है। आपसे ऐसा पूछ सकते हैं कुछ और स्थान विशेष का, जैसे लोक सेवा आयोग केंद्र कहाँ है, तो वो हमारे इंदौर में है। आपसे पूछ सकते हैं वित्त निगम का कार्यालय कहाँ है, तो इंदौर में। आपसे पूछ सकते हैं इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ है, जो आया भी था 2020 की परीक्षा में, तो वो कहाँ है, ऐसे पूछ सकते हैं आपसे। या आपसे पूछ सकते हैं वस्त्र उद्योग निगम कहाँ है, वस्त्र उद्योग मंडल कहाँ है, तो कोई स्थान विशेष और कहाँ है इसके बारे में पूछ सकते हैं आपसे। जैसे मध्य प्रदेश राज्य सचिवालय कहाँ है ना, संचालनालय कहाँ है, ऐसे प्रश्न आते हैं। या फिर देखेंगे मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य उत्सव, है ना, अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है, मतलब कहाँ आयोजित हो रहा है। तो ये जो आज चीज है हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं कि ये बात हो रही है कोई पर्व, समारोह
है ना। ये जो हो रहा है पर्व समारोह वगैरह जो मनाए जा रहे हैं, उत्सव जो है वो कहाँ मनाए जाते हैं, एक तो कहाँ मनाए जाते हैं, किस लिए मनाए जाते हैं, ठीक है, और किस अवसर पे, इनका अवसर क्या होता है मनाने का एक तरह से। जैसे अगर बात करें कि अखिल भारतीय नृत्य उत्सव समारोह है ना, तो नृत्य उत्सव समारोह ये मनाया जा रहा है हमारे खजुराहो में। खजुराहो में मनाया जाने वाला नृत्य उत्सव जो है वो भारत में शास्त्रीय नृत्यों का सबसे बड़ा उत्सव है। ये खजुराहो में प्रतिवर्ष आयोजित होता है। ये उत्सव 7 दिवसीय उत्सव होता है। विभिन्न प्रकार के नृत्य संगीत जो भारत में शास्त्रीय नृत्य हैं, जैसे कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, है ना, और कथक, इन सभी प्रकार के जो नृत्यों का आयोजन होता है, कलाकार यहाँ पे आते हैं, देशी विदेशी पर्यटक आते हैं। इसी कारण से तो खजुराहो में सर्वाधिक हमको विदेशी आय प्राप्त होती है। आपका एक प्रश्न भी आया था, सर्वाधिक विदेशी आय कहाँ से प्राप्त होती है, तो हमने उनका आंसर दिया था खजुराहो। तो वो इन कारणों से भी आता है ना, क्योंकि खजुराहो में एक तो हमारे मंदिर के कारण ये जो उत्सव मनाया जाता है। फिर अगर आपसे पूछे कि ओरछा उत्सव कहाँ मनाया जाता है, ओरछा में मनाया जाता है। आपसे पूछ सकता है मध्य प्रदेश समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है, मध्य प्रदेश समारोह, है ना, मध्य प्रदेश समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो वो दिल्ली में किया जाता है। जबकि व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है कि मध्य प्रदेश समारोह तो मध्य प्रदेश में ही मनेगा, लेकिन मध्य प्रदेश समारोह मध्य प्रदेश में आयोजित होकर एक तरह से कहाँ मनाया जाता है, ये दिल्ली में होता है। आपसे पूछ सकते हैं मालवा उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो मालवा उत्सव मनाया जाता है इंदौर, उज्जैन और मांडू में, ठीक है, 3 जगह मनाया जाता है। ऐसे ही आपसे पद्माकर समारोह कहाँ मनाया जाता है, तो सागर में मनाया जाता है ना। ऐसे एक समारोह कहाँ आयोजित होता है, ऐसा भी प्रश्न आता है आपको, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र। हमने एक क्वेश्चन कल आया था, क्या आया था एक क्वेश्चन ये था कि पीथमपुर जो है औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर है, तो हमने उसका आंसर लगाया था धार। मैंने उसके साथ ही आपको बताया था एक औद्योगिक क्षेत्र है ना, स्थान विशेष कहाँ पर स्थित है वो आपको ध्यान रखना है, जैसे मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र। तो ये मंडीदीप जो है वो कहाँ पर स्थित है, रायसेन जिले में, है ना। यहाँ पर क्या है, मंडीदीप में ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना है, ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना है, यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर का है। ऐसे अगर बात करें कि सीहोर में क्या है, तो सीहोर का जो बुधनी है ना, सीहोर में एक जगह है बुधनी, और बुधनी में बनते हैं रेलवे स्लीपर। तो आपसे पूछ सकता है रेलवे स्लीपर का कारखाना कहाँ है, तो भैया बुधनी में है। जैसे आपसे पूछ सकता है रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है, क्या बात हो रही है, रेल कोच फैक्ट्री, रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है, तो वो हो रही है हमारे भोपाल में हो रही है रेल कोच फैक्ट्री। इसके अलावा आपसे पूछ सकते हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल कहाँ है, तो वो भी हमारे भोपाल में है। ऐसे आपसे पूछ सकते हैं गेल कहाँ है, GAIL गेल, NFL कहाँ है, तो ये वाली चीजें कहाँ मिलेगी, हमारे गुना में है। एक संस्था या फिर कोई एक जैसे औद्योगिक क्षेत्र हो गया, इसको स्थान विशेष को आपको याद रखना है कि कहाँ पर है। मध्य प्रदेश के किस जिले में रेलवे स्लीपर का कारखाना, देखिए अभी जस्ट डिस्कस कर रहा हमने इस क्वेश्चन में, सीहोर में ये रेलवे स्लीपर। और अब इसी के साथ हमारा ये अगला क्वेश्चन आ चुका है, PSC ने पूछा है कि रेलवे स्लीपर का कारखाना है कहाँ, तो ये है बुधनी, सीहोर में। मान लीजिए कभी आपको ऐसा आए जैसे सीहोर की ही एक तहसील है बुधनी, PSC वाले कभी कभी बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए क्या कर देते हैं, एक ऑप्शन में सीहोर भी दे देगा, नेक्स्ट ऑप्शन में बुधनी भी दे देगा। तो आप हो सके तो बुधनी लगाइए, लेकिन आप सीहोर भी लगाते हैं तो वो सही होगा, क्योंकि उसे सही करना पड़ेगा कि सीहोर में ही बुधनी आ रहा है, ठीक है। तो ये रेलवे स्लीपर बुधनी हो गया। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, ये बात हो रही है प्रथम महिला मुख्यमंत्री की। मैंने आपसे बोला था लास्ट लेक्चर जो था हमारा कि आपको फर्स्ट जो CM है महिला कौन है, फर्स्ट हमारे गवर्नर कौन है, हमारे प्रेसिडेंट, हमारे राष्ट्रपति कौन है, हमारे प्रधानमंत्री कौन है, पहले लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष करके पहले प्रथम कौन है, वर्तमान में कौन है इन पदों पर, या फिर देखें प्रथम महिला मुख्यमंत्री। तो महिला मुख्यमंत्री देखेंगे हम, तो महिला मुख्यमंत्री हमारे यहाँ से उमा भारती जी है ना। आपसे ये भी पूछा जा सकता है किस राजनीतिक दल से संबंधित थी, तो ये भारतीय जनता पार्टी से थी। किससे थी, भारतीय जनता पार्टी से संबंधित थी। आपसे इसकी जगह ये पूछा जा सकता था भारत की पहला महिला मुख्यमंत्री कौन थी। अगर ये भारत की पूछते तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री में आप सुचेता कृपलानी जी लगाते, क्या लगाते, सुचेता कृपलानी जी लगाते, है ना। फिर अगर वो पूछते आपसे कि मध्य प्रदेश की पहली महिला CM की जगह, ये मुख्यमंत्री की जगह, अगर वो आपसे बोलता
कि पहली महिला राज्यपाल कौन है मध्य प्रदेश की, तो आप लगाते हैं उसका आंसर सरला ग्रेवाल, है ना। ऐसे ही आपसे महिला मुख्यमंत्री की जगह भारत की महिला मुख्यमंत्री, भारत की महिला प्रधानमंत्री, ठीक है, तो इंदिरा गांधी जी। तो ऐसे हर एक महिलाओं में प्रथम प्रथम कौन आया, ये भी ध्यान रखिए आप, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलदीप योजना, क्या बात हो रही है, जलदीप योजना मध्य प्रदेश शासन ने प्रारंभिक तौर पर किस जलाशय से आरंभ की। अब ये प्रश्न आ रहा है एक योजना से। जब आपको किसी योजना से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाए तो आपको क्या ध्यान रखना है कि योजना आरंभ कब हुई, है ना, कब आरंभ हुई, मतलब उसकी तिथि या सन जो होगा, किस सन में आरंभ होती है योजना, ठीक है। फिर उसका उद्देश्य क्या है योजना का, किस उद्देश्य से शुरू की गई है, ठीक है, और वो योजना किसने लॉन्च की है, मतलब लॉन्च किसने के द्वारा की गई है ना, किसके द्वारा की गई है, ऐसा प्रश्न आ सकता है। जैसे हम बात कर रहे हैं जलदीप योजना, तो जलदीप योजना जो शुरू की गई थी, आरंभ और कहां से आरंभ हुई है, आरंभ कब हुई और कहां से हुई, कब और कहां, ठीक है। तो जलदीप योजना जो इंदिरा सागर से शुरू हुई है, इंदिरा सागर मानता है हमारा ये खंडवा में है और नर्मदा नदी पर बनाया गया है ये, ठीक है, नर्मदा नदी पर है ये इंदिरा सागर जलाशय। इस योजना का उद्देश्य था कि मध्य प्रदेश में मछली जो पालन है उसको बढ़ावा देना, मतलब मछुआरों के लिए योजना शुरू थी, उनके लिए इसको फायदा पहुंचाने के लिए लोन संबंधी या जो भी चीजें इनको आवश्यकता पड़ती थी उसके लिए ये योजना है इंदिरा सागर, ये जलदीप योजना। ऐसे आपको कोई से दूसरी योजना पूछ सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं ग्रामोदय से भारत उदय अभियान कब शुरू हुआ, आपसे पूछ सकते हैं प्रधानमंत्री उषा किरण योजना कब शुरू की गई, आपसे पूछ सकते हैं उषा किरण योजना कहाँ से शुरू की गई। तो एक योजना कब शुरू की गई, कहां से शुरू की गई या किसके द्वारा उस योजना को शुरू किया गया, ऐसे संबंधित प्रश्न आ सकते हैं हमारे पास। अगला देखेंगे, वर्तमान में मध्य प्रदेश में विधानसभा के अध्यक्ष, तो देखिए वही बात आ गई कि आपको क्या करना है ऐसी चीजों में, ये जो हमारे राजनीतिक पद है महत्वपूर्ण पद, उन पदों से संबंधित प्रथम व्यक्ति और वर्तमान का व्यक्ति याद रखना है। और जो मैंने कुछ बोला है ना आपसे कि एक लिस्ट बना लेना भैया, इन लोगों की लिस्ट, विधानसभा अध्यक्ष कौन कौन से हो गए, एमपी के, सीएम पीएम वगैरह कौन हो गए, तो लिस्ट बनाइए बकायदा रूम में चिपकाइए और उनको याद करिए, तो आपको ऐसा कंफ्यूजन भी नहीं होगा कि कौन थे कौन नहीं थे। तो विधानसभा के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, ये तब पूछा था 2012 में, लेकिन अगर 22 की बात की जाए, अभी वर्तमान की बात की जाए, तो इसके जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं हमारे वो हैं श्री गिरीश गौतम जी। कौन है वर्तमान में, गिरीश गौतम जी हैं, ठीक है। आपसे इसकी जगह ये पूछा जा सकता था प्रथम ये पूछ रहे ना वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष, आपसे पूछ सकते थे प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष आप बताते हैं यहाँ पे कि कुंजीलाल दुबे, है ना, कौन है यहाँ पे कुंजीलाल दुबे। या आपसे ये पूछ सकते थे कि भारत के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन है ना, जीवी मावलंकर जी, विधानसभा थोड़ी लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ठीक है, ऐसे पूछ सकते थे। या आपसे ये पूछ सकते थे कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रही है। ऐसे तो आपको प्रथम और वर्तमान में और एक तरह से इनकी एक लिस्ट भी अगर आपको याद हो जाए तो ज्यादा अच्छी, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। क्या पूछा है, 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश के विभाजन के समय मुख्यमंत्री कौन था, है ना। अब बात आ रही है विभाजन के समय, ऐसी चीजों के समय कुछ विशेष कालक्रम के समय कौन क्या था ये ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे विभाजन कब हुआ, सन 2000, उस समय जो विभाजन हुआ था तब इसके मुख्यमंत्री कौन थे, श्री दिग्विजय सिंह जी थे हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री। अगर ये प्रश्न ना पूछता तो इसकी जगह आपसे ये पूछ सकता था कि आपातकाल, मध्य प्रदेश में आपातकाल, है ना, कब आया आपातकाल, 3 बार आपातकाल लगा, है ना। जैसे 1977 में आया, 1980 में आया और 1992 में आया, है ना। तो इन 3 बार आपातकाल के समय मुख्यमंत्री कौन था। या फिर ये पूछ सकते थे प्रथम आपातकाल के समय मुख्यमंत्री कौन था, तो इसके समय तो थे श्यामचरण शुक्ल जी, ये इस समय थे सुंदरलाल पटवा जी, और थर्ड वाले के समय भी सुंदरलाल पटवा जी ही थे, है ना। तो 1 2 3 आपको आपातकाल भी याद रखिए, कुछ विशेष कालक्रम में क्या घटनाएं हुई। ये आपसे जैसे विभाजन की वाली बात पे बार बार पूछ रहा है प्रश्न विभाजन संबंधी कि विभाजन के समय क्या क्या हुआ। तो विभाजन के समय आपका जब 2000 के समय आपके पास विधानसभा की सीटें कितनी थी मध्य प्रदेश में, तो उस समय 320 थी, जब हमने छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया तो ये कितनी हो गई, 230 हो गई, है ना। ऐसा प्रश्न भी आ सकता है आपको, तो यहाँ से ऐसे प्रश्न आएंगे आपको, ठीक है। कितने जिले चले गए, 16 जिले वहां चले गए, ऐसे
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलायंस समूह को मध्य प्रदेश में कोल बेड मेथन के भंडार कहाँ मिले? एक क्वेश्चन आ चुका है यार, है ना, हम इसको डिस्कस कर चुके, कोल बेड मेथन किसके कहाँ शुरू है ना। तो कोल बेड मेथन के भंडार उनको सुहागपुर से मिले हैं, बस उन्होंने पिछली बार किया था कि सुहागपुर ना देकर शहडोल दे दिया था, तो हमने उसका आंसर शहडोल लगाया था। लेकिन वर्तमान में अगर देख मतलब ये सुहागपुर शहडोल में ही आ रहा है ना, तो आप देखेंगे कि सुहागपुर में कोल बेड मेथन के भंडार मिल रहे हैं। जो सुहागपुर है हमारा सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र, सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है सुहागपुर। जैसे इन्होंने पूछा कि कोल बेड मेथन के भंडार कहाँ है, आपसे ये पूछ सकते हैं, ये एक चीज हो गई, एक तरह से खनिज हमारे कोयले से संबंधित है ना, गैस वेस्ट से संबंधित हो गई। आपसे पूछ सकते हैं कि आपका स्लेट उद्योग कहाँ है, आपका ग्रेफाइट उद्योग कहाँ है, आपका लोहो एर्थ कहाँ मिलता है ना। कोई एक खनिज गैस जो कहीं मिलती हो, कहाँ उत्पादन हो रहा है उसका, ठीक है, उससे संबंधित खदान कौन सी है, तो ऐसे आपसे प्रश्न आएंगे। नेक्स्ट, दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय, है ना, दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ है? तो ये है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। ये भी कोई स्थान विशेष आ गया। संग्रहालय हमारे यहाँ बहुत सारे हैं, देखिए आपको सारे नहीं करते लेकिन कुछ के नाम आते हैं, जैसे महाराजा छत्रसाल, है ना, महाराजा छत्रसाल संग्रहालय कहाँ है? अब मान लीजिए ये छत्रसाल संग्रहालय पूछ लिया, अब भैया नहीं आ रहा अपन को, लेकिन हमें ये तो पता है छत्रसाल ने बुंदेलखंड पे राज करा है, ठीक है, छतरपुर वाले जो क्षेत्र में। और इनकी जो छतरी बनी हुई है छत्रसाल जी की, वो कहाँ बनी हुई है? दुबेला में बनी हुई है। तो छत्रसाल संग्रहालय कहाँ होगा? छतरपुर के दुबेला में। यह आपसे पूछ सकता है ओरछा संग्रहालय कहाँ है, सॉरी रामायण संग्रहालय कहाँ है ना। तो रामायण के लिए आप देखेंगे मध्य प्रदेश में चित्रकूट में जो सॉरी ओरछा में रामलला जी का मंदिर है, तो रामायण संग्रहालय कहाँ हो गया? ओरछा में। एक स्थान आ गया है, विशेष स्थान, और वो कहाँ पर उसकी स्थिति है ये आपसे पूछा गया है यहाँ पे, ऐसे प्रश्न थे। जैसे आपसे सांची के स्तूप का निर्माण, अब ये बताए सांची हो गया, एक सांची हो गया और एक खजुराहो हो गया, इनसे इतने प्रश्न आ रहे हैं सांची खजुराहो भीमबेटका से कि हम पता नहीं कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं इसको। तो सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था इनमें से, है ना, अशोक ने करवाया था। आपसे वंश पूछते तो किस वंश के द्वारा करवाया गया? तो मौर्य वंश के द्वारा करवाया गया। फिर इसमें और निर्माण कार्य किसने किए? तो इनमें और निर्माण किए मौर्योत्तर काल में शुंग वंश के द्वारा इसमें निर्माण हुए, और उसके बाद सातवाहनों ने भी यहाँ पर कुछ कार्य करवाया। फिर आपसे पूछ सकते थे सांची के स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो सांची के स्तूप बौद्ध धर्म बौद्ध धर्म से संबंधित है आपके। आपसे पूछ सकते थे इन स्तूपों की कुल संख्या कितनी है मुख्य रूप से? तो 3 संख्या है इनकी, है ना, बड़े बड़े स्तूप जो है 3 है। तो ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। और जो सांची है वो यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया, ये भी आपको पूछ सकते थे। तो 1989 में सांची को विश्व धरोहर सूची में हमारी यूनेस्को में शामिल किया गया था, ठीक है। हो गया इससे रिलेटेड कुछ 4-5-6 क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का महालेखाकार कार्यालय कहाँ है? महालेखाकार कार्यालय, देखिए भारत में आपने देखा होगा सीएजी का पद का सृजन किया गया है, ठीक है ना। सीएजी हमारा, सीएजी क्या करता है, एक ही होता है जो हमारे लेखा वित्त का सबसे बड़ा नियंत्रक संरक्षक होता है, उसी की वो क्या करता है, हर राज्य में अपनी वो कार्य करने के लिए एक लेखाकार कार्यालय होता है उसका, ठीक है। तो लेखाकार कार्यालय जो होता है, ऐसे ही सीएजी का जो हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश में महालेखाकार कार्यालय है वो पूछा गया है कहाँ है, तो वो है हमारा ग्वालियर। लेकिन अब क्या हुआ, भोपाल में इसकी एक शाखा खोल दी गई है इस कार्यालय की, ग्वालियर वाले कार्यालय की। तो अब भोपाल वाले कार्यालय को तो लेखाकार कार्यालय बोलने लग गए हैं, और जो ग्वालियर वाला कार्यालय है उसको प्रधान महालेखाकार कार्यालय बोलने लग गए। ग्वालियर वाले को तो प्रधान महालेखाकार कार्यालय बोलने लग गए हैं। जैसे अब ये महालेखाकार कार्यालय पूछ लिया, वो पूछ सकता था आपको कि बताइए राज्य सचिवालय कहाँ है? भोपाल में है। राज्य संचालनालय कहाँ है? भोपाल में है। राज्य वित्त आयोग कहाँ है? इंदौर में। लोक सेवा आयोग कहाँ है? इंदौर में। एक कार्यालय पूछ लिया है, और है कौन से स्थान पे? जैसे मानव जैसे अनुसूचित जाति जनजातियों से संबंधित जो कार्यालय है वो कहाँ है? तो भोपाल में है। तो एक कार्यालय, एक संस्था, कहने का मतलब होगा एक संस्था विशेष, और स्थिति कहाँ है उसकी, ऐसा ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, आरसीपीवी नरहोना प्रशासनिक एकेडमी, तो ये फिर से एक हमारे पास संस्था आ गई है, और वो पूछ रहा है किस शहर में है, मतलब कहाँ पर है। तो शहर जो आरसीपीवी नरहोना एकेडमी जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं पीएससी की, यार इतनी
तो पीएचडी की तैयारी के लिए हम हर व्यक्ति का, एक स्टूडेंट का सपना भी हो रहा है कि हमें आरसीबीबी नरोना प्रशासनिक एकेडमी में जाना है। तो वो एकेडमी हमारी ट्रेनिंग दी जा रही है, भोपाल में ट्रेनिंग दी जा रही है, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये वाली तो आरसीबीबी प्रशासनिक सेवा की ट्रेनिंग है आपकी, आपको पुलिस प्रशिक्षण की ट्रेनिंग भी जवाहरलाल नेहरू पुलिस प्रशिक्षण संस्थान, जैसे कि एकेडमी आ गई आपको, है ना, प्रशासनिक एकेडमी भोपाल में, आपको जवाहरलाल नेहरू पुलिस प्रशासनिक पुलिस एकेडमी पूछते हैं ना, पुलिस एकेडमी, तो वो कहाँ आती है आपकी, सागर में आती। ये पूछा इन्होंने। मसूरी में क्या है, मसूरी में देखें तो लबासना है हमारी, जो आईएएस वगैरह करते हैं, है ना, तो आईएएस के एग्जाम के लिए प्रशासनिक के स्तर पर जो कलेक्टर वगैरह की ट्रेनिंग होती है वो कहाँ पे हो रही है, हमारी मसूरी में हो रही है। ऐसे एक ट्रेनिंग एकेडमी और उनकी ट्रेनिंग कहाँ हो रही है, तो ये एकेडमी है और स्थिति कहाँ है उसकी, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक आपके देखेंगे मेंस में आपको पूरा एक प्रशिक्षण करके, मेंस जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि प्रशिक्षण आपका एक टॉपिक दिया हुआ है एक सिलेबस में, और आपको उसमें सारी एकेडमी कहाँ है और किस चीज की ट्रेनिंग दी जा रही है ये भी करना पड़ेगा। जैसे यातायात प्रशिक्षण संस्थान तो भोपाल में है, पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण संस्थान तो वो इंदौर में है, ऐसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध वस्त्र प्रकार कौन सा है? अब वस्त्र प्रकार तो देखिए जब भी कपड़े वपड़े लेने जाते हैं तो यहाँ पे यही बातें चलती है, चंदेरी का कपड़ा, महेश्वरी कपड़ा, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, ये चंदेरी है ना, इसको चंदेरी को क्या मिल गया, हमने पेटेंट भी करवा लिया है। मतलब पेटेंट का मतलब होता है हमारे अपने इनको अधिकार, अब हमारे नाम से चंदेरी वाली जो साड़ियां है वो चंदेरी के नाम से ही चलेंगी एक तरह से, है ना, कि यहीं पे सबसे पहले इनकी शुरुआत हुई। कोटा अपने यहाँ है नहीं, कुछ हमें पता नहीं है सही से, खद्दर हमारे यहाँ हो नहीं रहा, तो हमारे यहाँ क्या है, चंदेरी। और एक और हमारे पास क्या हो रहा है, चंदेरी साड़ियों के अलावा महेश्वरी साड़ियां भी मिलेगी अपन को। क्या मिलेगी, महेश्वरी भी हमारे यहाँ वस्त्र का एक प्रकार मिलता है। चंदेरी कहाँ आता है, चंदेरी एक प्राचीन नगरी है जो कि अशोकनगर जिले में स्थित है, ठीक है। और हमने देखा था जब हमने हिस्ट्री पढ़ी थी, मतलब हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन करे थे, तब हमने देखा कि चंदेरी का जो युद्ध होता है वो किसके बीच होता है, बाबर और मेदिनी राय के बीच युद्ध होता है। तो चंदेरी क्या है, हमारी एक ऐतिहासिक नगरी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जा रहा है, वो पूछ रहा है ऊर्जा राजधानी, है ना। तो ऊर्जा राजधानी एक बार जब पीएससी ने पहले भी दिया ये क्वेश्चन, हमने कल परसों किया था इस क्वेश्चन को, तो उसमें इसका आंसर उन्होंने सीधी दिया था, क्योंकि वो तब प्रश्न पूछा गया था, तब सीधी से सिंगरौली अलग नहीं हुआ होगा। लेकिन अब ऊर्जा राजधानी में हमारा आंसर है सिंगरौली, और सिंगरौली में भी जो जगह है वो है बैढ़न। बैढ़न जो है सिंगरौली में एक तहसील है, इसे क्या कहा जाता है, ऊर्जा राजधानी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे एनटीपीसी ने अपना उपक्रम लगाया हुआ है, ठीक है। काफी मात्रा में ऊर्जा उत्पादित होती है। आपसे जैसे पूछ सकते हैं भेल कहाँ है ना। आपसे पूछ सकते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी, तो भोपाल हो गई। आपसे पूछ सकते हैं मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी, तो जबलपुर हो गई। आपसे पूछ सकते हैं व्यावसायिक राजधानी, इंदौर हो गई, ठीक है। कपड़ा राजधानी भी इंदौर ही हुई है एक तरह से। नेक्स्ट, खजुराहो के मंदिर किस जिले में, खजुराहो, सांची, भीमबेटका, बहुत अच्छी तरह से याद करना है, प्रश्न आते हैं इनसे ना। खजुराहो के मंदिर वापस से आ गए हैं, कहाँ है, खजुराहो के मंदिर छतरपुर में है। कब बने, 9वीं से 10वीं सदी में बने। किसके द्वारा बनवाए गए, चंदेल शासकों के द्वारा बनवाए गए, है ना। तो जब ऐसी चीजें आ रही हैं कोई स्थापत्य से संबंधित, तो मैंने बताया है आपको स्थापत्य से संबंधित में स्थापत्य कहाँ है, मतलब उसकी स्थिति क्या कहाँ है, उसका कालक्रम क्या कब है, कल किस काल में बनी है वो, और किन शासकों के द्वारा बनवाई गई है वो, या फिर कौन से राजवंश द्वारा बनवाई गई है, उनकी क्या विशेषता है, ठीक है। अब बात करें तो खजुराहो के मंदिर सबसे पहले मध्य प्रदेश में 1986 में खजुराहो के मंदिर को ही विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। नेक्स्ट, उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर किस नदी के किनारे बसा है, तो महाकाल मंदिर जहां पे उज्जैन में, जहां पे प्रति 12वें वर्ष पर क्या लगता है, कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है, ये जो है क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। मैंने आपको कल की क्लास में जो हमने नदियों से संबंधित जो क्वेश्चन आ रहे थे, तब हमने देखा था कि जब नदियों से संबंधित जब प्रश्न आ रहे हैं तो हमें ये देखना है नदी का उद्गम कहाँ हो रहा है, नदी का अवसान कहाँ हो रहा है, उसकी सहायक नदियां कौन सी हैं, ठीक है, उस पर कौन से बांध या परियोजनाएं संचालित हैं, ठीक है, बांध या परियोजना कौन सी संचालित है, और ये देखना है साथ ही कि कौन से जलप्रपात है वहां पर, ठीक है। तो ऐसी चीजें जब हम वहां देखेंगे
तो हमारे और किस नगर के किनारे, कोई सा नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। जैसे आपसे पूछ लेता कि ताप्ती है ना, सूरत सॉरी ताप्ती जो है हमारा सूरत इसके किनारे बसा हुआ है ना। नर्मदा के किनारे क्या क्या बसे हुए हैं हमारे, जबलपुर बसा हुआ है हमारा, होशंगाबाद बसा हुआ है हमारा। आपसे पूछ सकते हैं इंदौर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, इंदौर खान नदी के किनारे बसा हुआ है। ऐसे एक नगर, और अगर वहां से कोई नदी निकल रही है तो किस नदी के किनारे बसे हुए हैं, ये थोड़ा सा ध्यान दे दें। आप एक डायग्राम बनाइए, बकायदा नदी जाती हुई दिखाएगी उसमें इस प्रकार से, और जो जो नगर उसमें रास्ते में आते जा रहे हैं उनको बनाते जाइए, ठीक है, तो वो याद हो जाएंगे आपको उससे। नेक्स्ट, मध्य विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात है ना। अब सबसे ऊंचा जलप्रपात वो पूछ रहा है, ये चचाई जलप्रपात है। अब जब हमने जलप्रपात आ रहा है तो जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है, तो ये जलप्रपात जो है बीहड़ नदी पर बना हुआ है। और कहाँ पर है, स्थिति क्या है, तो ये रीवा में स्थित है ना। कहाँ है, रीवा में स्थित है। जलप्रपात ऐसे आ रहे हैं। आपसे ये पूछ सकता था कि कपिल धारा जलप्रपात कहाँ है ना। कपिल धारा जलप्रपात कहाँ है, तो आप बताइए किस नदी पर है, ये बात पूछ सकते हैं। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर है ना। आपसे पूछ सकता है भालकुंड जलप्रपात कहाँ है, तो भालकुंड जलप्रपात सागर में है। तो आपसे किस नदी पर है ये भी पूछा जा सकता है, तो बीना में है ये जलप्रपात, ठीक है। बीना नदी पर है ये जलप्रपात, सागर के अंदर। एक जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है, कहाँ स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, मध्य विश्व की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है ना। जब ऐसी बात आ रही है सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कौन सी है, ठीक है, सबसे पुरानी संस्था है कौन सी है, सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है ना। तो यहाँ ऐसे प्रश्न बनेंगे। तो जब सबसे पुरानी ये यूनिवर्सिटी वाली जो चीज हो रही है, यूनिवर्सिटी मतलब आपका विश्वविद्यालय हो रहा है ना। 1946 में डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी थी ये हमारी, डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी है, ठीक है। कहाँ है ये, सागर में है हमारी। और 2008 में क्या दे दिया गया इसे, डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा, मतलब केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया है। कब दे दिया गया, 2008 में दे दिया गया, लेकिन स्थापना कब हुई थी, 1946 में। इसके स्थान पर आपसे वो ये भी पूछ सकता था कि हरि सिंह गौर जो यूनिवर्सिटी है, राजा हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, वो कहाँ पर है, हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, तो वो सागर में। आपसे ये पूछ सकता है माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय कहाँ है। आपसे पूछ सकता है हिंदी का मध्य प्रदेश का पहला खुला विश्वविद्यालय कौन सा है, भारत का पहला खुला विश्वविद्यालय कौन सा है, तो हमने देखा था, कल ही सॉल्व किया था, राजा भोज विश्वविद्यालय जो हमारा भोपाल में है। आपसे ये पूछ सकता था पहला हिंदी विश्वविद्यालय कौन सा है, या ये पूछ सकता है कहाँ पर है, ऐसे भी प्रश्न आएंगे आपको। नेक्स्ट, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है। अब ये हमने कल ही देखा था कि समाधि, मकबरे है ना, कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के आपको याद रखने पड़ेंगे, जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की पूछ लिया है ना। लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है, ग्वालियर में। इनकी जो सहायिका थी झलकारी बाई की समाधि भी कहाँ है, ग्वालियर में। इसके साथ साथ किसकी, तानसेन की समाधि भी कहाँ है, ग्वालियर में। तानसेन के गुरु मोहम्मद गौस की समाधि भी कहाँ है, ग्वालियर में, ठीक है। ऐसे प्रश्न आएंगे आपको, एक व्यक्ति और उनकी समाधियां कहाँ है, इससे संबंधित प्रश्न। जैसे हमने कल देखा था कुछ, जैसे कि बाबर की बात कही थी हमने, है ना, जब आप मुगल काल का जो हिस्ट्री देख रहे थे उसमें हमने देखा था बाबर का मकबरा कहाँ है, तो काबुल में है। अकबर का मकबरा कहाँ है, सिकंदरा में है। आज ही हमने रानी रूपमती का एक क्वेश्चन किया है कि रानी रूपमती है ना और बाज बहादुर, इनका जो मकबरा है वो कहाँ है, सारंगपुर में है। और सारंगपुर कहाँ आता है आपका, राजगढ़ जिले में आता है। ऐसे करके ये मकबरे से संबंधित आपको चीजें याद रखनी पड़ेगी। जैसे अभी देखा छत्रसाल, महाराजा छत्रसाल की छतरी कहाँ है, वो दुबेला में है, छतरपुर में। तो एक व्यक्ति जो कहाँ से संबंधित था, लेकिन बात यार लक्ष्मीबाई जी ग्वालियर से थी भी नहीं, लेकिन उस क्षेत्र से उन्होंने युद्ध लड़ा था अंतिम, और तो फिर यहाँ पे ये बलिदान देती, और इनका जो मकबरा, इनकी जो समाधि है वो यही बना दी गई थी, ठीक। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी मध्य प्रदेश की बोली नहीं है ना। अब हमें ये पता है बोली नहीं है, ये पूछ रहे हैं। तो मालवा हमारा एक रीजन है, हमने प्राकृतिक रूप से जो विभाजन किया है उसमें मालवा क्षेत्र है तो मालवी बोलते ही होंगे, निमाड़ क्षेत्र है तो निमाड़ी बोलते ही होंगे। अब बात आ रही है भोजपुरी की और ब्रज भाषा की। तो अगर आप देखें है ना कि मध्य प्रदेश का ये जो क्षेत्र है, ठीक है, ठीक, इसमें क्या है, ये यहाँ लगा हुआ है हमारा उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश से लगे हुए ये जो रीजन है, ये इतना मध्य भारत का पठार, यहाँ पे क्या है, लगभग ब्रिज भाषा
ही बोली जाती है, ठीक है, ब्रिज भाषा ही लगभग लगभग बोली जाती है, मिलती जुलती है। तो इस तरह से ब्रिज को भी हम यहाँ सही कर देंगे। लेकिन जो भोजपुरी है वो मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती, वो कहाँ बोली जाती है, बिहार में बोली जाती है, इसलिए हमारा आंसर भोजपुरी होगा, ठीक है, ये तीनों नहीं। तो मध्य प्रदेश में ये तीनों बोली जाती है, भोजपुरी भाषा नहीं बोली जाती। नेक्स्ट, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ है, पीएससी के अति पसंदीदा प्रश्न है, भीमबेटका, खजुराहो और सांची। तो भीमबेटका कहाँ है भैया, हमारा अब्दुल्लागंज रायसेन में, ठीक है। पूरा पाषाणकालीन स्थल है ना, वीएस वाकड़कर ने इसकी खोज की। विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह है, 2003 में यूनेस्को में शामिल हो गया था। इससे संबंधित हमने और चीजें जो देखी थी भीमबेटका से संबंधित, है ना, कि सबसे पूरा पाषाण मानव की प्राचीन मानवों के साक्ष्य, कैसे रहते थे, कैसे भवनों में रहते थे, किस प्रकार की चित्रकारी करते थे, कैसी लिपियां थी उनकी, साथ में कहाँ स्थित है, रायसेन में स्थित है। और भीमबेटका नाम क्यों पड़ा इसका, क्योंकि भीम जब पांडव जो क्या कर रहे थे, वनवास का समय बिता रहे थे, तो वो जब यहाँ आए भीम और एक शिला पर बैठ गए, तो उसी शिला को भीम के बैठने के कारण भीमबेटका कहा गया, ठीक है, इसलिए ये संबंधित है इससे। तो ऐसी चीजें आपको आ जाएंगी, है ना, क्वेश्चन यहाँ से मेरे ख्याल से आ ही जाएंगे। नेक्स्ट, तानसेन का मूल नाम क्या था। अब मैंने आपको जब हम पढ़ रहे थे क्या देखा था, हमने किसी व्यक्ति का मूल नाम देखा था वहां पर, है ना, तो हिस्ट्री में देखे थे। तो आपको ये करना है, हर व्यक्ति जैसे तानसेन, इनका मूल नाम पूछ लिया है ना, जैसे रामधनु पांडे, है ना, ऐसा। या फिर आपसे पूछ सकता था लक्ष्मीबाई, जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है, इनका मूल नाम क्या था, तो इनका नाम था मणिकर्णिका, या फिर मनु भी कहा जाता था इन्हें। या आपसे पूछ सकते थे चंद्रशेखर आजाद जो है, उनका मूल नाम क्या है, तो चंद्रशेखर आजाद जो है वो क्या करते थे, हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से ये क्या करते थे, गुप्त रूप से ये क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करते थे, ठीक है। या आपसे पूछ सकते थे धोंदू पंत किसका नाम है, या हमने कल ही देखा था गुलरुखी नाम से कौन कविताएं लिखा करता था, सिकंदर लोधी लिखा करता था। अली गुरशाद किसके बचपन का नाम था, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था। तो एक व्यक्तित्व, उसका पुराना नाम क्या था, मतलब बचपन का नाम, या फिर कह सकते हैं मूल नाम क्या था, तो थोड़ा सा आपको ये याद रखना पड़ेगा, है ना। अब देख रहे हैं देवास प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है भैया, वस्त्र के लिए तो इंदौर हो गया, शहर होती नहीं है इतनी। करेंसी नोट छपाई हो रही है क्या, बिल्कुल हो रही है। तो जो बैंक नोट प्रेस है हमारे यहाँ 1975 में हमारी स्थापित हुई बैंक नोट प्रेस, क्या स्थापित हुई, बैंक नोट प्रेस। और हमने इसके कल से कम अभी तक मेरे ख्याल से 4-5 क्वेश्चन कर लिए हैं कि बैंक नोट प्रेस कहाँ है, देवास में है। नेशनल न्यूज प्रिंट एवं पेपर मिल कहाँ है, नेशनल न्यूज प्रिंट एवं पेपर मिल, ठीक है, नेशनल न्यूज प्रिंट एवं पेपर मिल कहाँ है, नेपा नगर में है, ठीक है। फिर मैंने आपको इसके साथ साथ ये भी बताया था सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ है, तो सिक्योरिटी पेपर मिल आपकी होशंगाबाद में है। फिर आया था ओरिएंटल पेपर मिल कहाँ है, तो ओरिएंटल पेपर मिल कहाँ है, अमलाई में है। तो ऐसे करके ये जो 4 क्वेश्चन है, एक आध साल छोड़ के, पता नहीं क्यों पीएससी को कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे लगते हैं, उन्हीं में से एक क्वेश्चन ये है आपका, बहुत अच्छी तरह से याद करिए। बैंक नोट प्रेस देवास में, नेशनल न्यूज प्रिंट एवं पेपर मिल आपका नेपा नगर बुरहानपुर में, बैंक नोट प्रेस देवास हो गई, सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद हो गई, और ओरिएंटल पेपर मिल कहाँ हो गई आपकी, अमलाई शहडोल, अमलाई में हो गई, ठीक है। नेक्स्ट, इंदौर में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब की गई, क्या पूछ रहा है, इंदौर में आकाशवाणी केंद्र, मतलब बात ही हो रही है आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब हो गई, तो ये 22 मई 1955 में, मतलब मध्य प्रदेश में सबसे पहले यही हो गई थी आकाशवाणी केंद्र की स्थापना। अगर वह मध्य प्रदेश ना कर इंदौर ना कर वो क्या पूछता, भारत में कब हुई, है ना, भारत में 1927 में शुरू हो गई थी आकाशवाणी केंद्र की शुरुआत। अगर वो आपसे ये पूछता कि इंदौर में सबसे पहले, सॉरी मध्य प्रदेश में सबसे पहले, ये तो आकाशवाणी केंद्र पूछा, आकाशवाणी केंद्र की जगह आपसे ये पूछ सकता सबसे पहला टेलीविजन प्रसारण कब किया गया मध्य प्रदेश में, है ना, सबसे पहला टेलीविजन प्रसारण कब किया गया, तो 1975 में किया गया था, है ना। ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं आपको, पहली कोई सी चीज, ऐसी घटना है जो हमने पहली बार करी हो, सबसे पहले रेल लाइन कब शुरू की गई, किसके काल में शुरू की गई, ऐसे भी प्रश्न आ गए थे हमारे, ठीक है। तो ये भी उनमें से एक उसी प्रकार का एक प्रश्न था जो यहाँ आया है वापस से। अब आते हैं मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या, तो ये मध्य प्रदेश में
वर्तमान विधानसभा सीटों की संख्या से बात कर रहा है, मतलब छत्तीसगढ़ के विभाजन के बाद वाली चीज हो रही है, तो ये 230 है इसका आंसर। लेकिन अगर ये पूछता कि छत्तीसगढ़ विभाजन से पूर्व मध्य प्रदेश की विधानसभा सीटें कितनी थी, तो विभाजन के पूर्व जो सीटें थी वो हमारे यहाँ कितनी थी, 320 सीटें थी। ठीक है, आपसे ये पूछा ना विधानसभा की सीटें कितनी है, तो 230 हो गए। आपसे अगर वो पूछे कि मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी है ना, लोकसभा की सीटें कितनी है, तो 29 है। आपसे वो ये पूछे मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी है, तो राज्यसभा की सीटें हैं हमारे यहाँ 11। ऐसे करके भी आपको प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ ये पूछ सकते हैं मध्य प्रदेश में विधानसभा में एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, भारत में एसटी के लिए या एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षण है, भारत में लोकसभा की वर्तमान सीटें कितनी है, मूल संविधान में कितनी सीटें थी, ऐसे संबंधित भी प्रश्न आपको बिल्कुल आए हुए प्रश्न है। ये मैं क्या बोल रही हूँ, आए हुए प्रश्न है और आ भी सकते हैं। नेक्स्ट, भोपाल गैस त्रासदी, ये भी हमने शायद कल या परसों डिस्कस कर लिया था। भोपाल गैस त्रासदी तो ये हुई थी 2-3 दिसंबर 1984 को। कहाँ हुई थी, भोपाल में हुई थी। किस गैस का रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। इसमें कौन सी फैक्ट्री थी, ये यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री थी, यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री थी। कहाँ की फैक्ट्री थी, भोपाल की फैक्ट्री थी। इसके लिए इसके साथ रिसाव होने से हजारों लोगों की क्या हुआ, वो उन्हें विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो गई, कई लोग मर गए इससे। तो इसके लिए पूरी तरह से एक तरह से लोगों को उत्थान पुनर्वास करने के लिए एक अभियान चलाया गया सरकार के द्वारा, उसको बोला गया ऑपरेशन फेस। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है ऑपरेशन फेस किसके लिए चलाया गया। ऑपरेशन फेस जो चलाया गया हमारा, तो किसके लिए चलाया गया था, भोपाल गैस त्रासदी से राहत देने के लिए चलाया गया था। बंबई से पूरी टीम आई थी जो देखने करने के लिए कि क्या हुआ, कैसे इसका रिसाव हो गया, क्या समस्या हो गई, है ना। तो ये भोपाल गैस त्रासदी थी, हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल में इसका डिस्कस किया है। ठीक, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के किस जिले को ग्रेफाइट उत्पादन के लिए जाना जाता है ना, ग्रेफाइट बैतूल में मिलता है। ठीक, अब ये क्या आ रहा है, खनिज से संबंधित आपका प्रश्न आ रहा है। जब खनिज आ रहा है आपको, है ना, तो ये तो देखें आपको खनिज आ जाए या फिर आपका कोई सा अनाज, है ना, अनाज या वनस्पति से संबंधित कोई सा प्रश्न आ रहा है, तो एक तो पूछेंगे कहाँ सबसे ज्यादा होता है, मतलब कहाँ हो रहा है, खनिज की बात हो रही है तो कहाँ मिल रहा है ना, मतलब प्राप्ति स्थल कौन सा है इसका, प्राप्ति स्थल कौन सा है इसका। ठीक है, जैसे ग्रेफाइट मिल रहा है हमारा बैतूल में, हमने कल, और उसका उत्पादन में मध्य प्रदेश का क्या स्थान है, उसके भंडारण में उसका क्या स्थान है। जैसे अगर ओवरऑल मध्य प्रदेश की बात की जाए, ओवरऑल की, तो ओवरऑल खनिजों के उत्पादन में मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है, थर्ड स्थान है, और भंडारण में उसका चौथा स्थान है। ऐसे ही अगर आपसे इन स्थानों का भी पूछ सकता है कि मैग्नीज उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। हमने कल ही 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करे थे कि मैग्नीज हमें बरवेली खदान में मिल रहा है, तांबा हमें मलाज खंड में मिल रहा था, लोहा हमें कहाँ मिल रहा था, मंडला, बालाघाट और ये जबलपुर वाले क्षेत्र में मिल रहा था हमको लोहा, है ना। तो ऐसे एक कोई सी चीज जैसे जिप्सम रीवा में मिल रहा था, एक खनिज कहाँ मिल रहा है, उत्पादन में कौन सा स्थान हमारे यहाँ पर आ रहा है उसका, ऐसे आपको ध्यान रखना है उसको। नेक्स्ट देखेंगे मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ। अब हो रही है गठन, मध्य प्रदेश कब बना, है ना। स्वतंत्रता 1947 में हो गई थी, लेकिन ये क्या था, पार्ट ABCD में डिवाइड था हमारा भारत देश, और मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ की भी कुछ रियासतें शामिल थी, महाराष्ट्र का भी कुछ हिस्सा था, राजस्थान का भी कुछ भाग था। तो अब जाके जो मध्य प्रदेश का जो स्वरूप था हमारा, जब छत्तीसगढ़ सहित वाला जो स्वरूप आप देखेंगे 2000 के पहले तक का, तब वो उसका गठन कब हुआ, तो वो हुआ 1 नवंबर 1956 को हुआ। ठीक है, ये जैसे कि गठन कब हुआ की जगह आपसे पूछ सकते हैं मध्य प्रदेश का विभाजन कब हुआ, तो वो 1 नवंबर सन 2000 को हुआ, ऐसा भी आ सकता है। या पूछ सकते हैं गठन के समय इसकी राजधानी क्या थी, तो राजधानी जो गठन के समय थी वो कौन सी थी, नागपुर थी। फिर पूछ सकते हैं भोपाल राजधानी कब बनी, गठन के पूर्व तो नागपुर थी, लेकिन गठन जब हुआ उसके साथ ही राजधानी हमारी क्या बन गई थी, भोपाल हमारी राजधानी बन गई थी। ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं आपको। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे मध्य प्रदेश के वन कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर है ना, कुल वन क्षेत्रफल की बात हो रही है। तो कुल वन क्षेत्रफल इस समय से 17.8, वो भी सागौन के वन पूछ रहा है ये, क्योंकि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाया जाता है सागौन। सर्वाधिक क्या मिल रहा है हमको, सागौन पाया जाता है ना।
और आपसे ये भी पूछा जा सकता है मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं, तो सागौन के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। आपसे ये भी पूछ सकता है भारत में किस प्रकार के वन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, तो भारत में सबसे ज्यादा साल पाए जाते हैं। वनों से संबंधित प्रश्न ऐसे आ सकता है कि मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत वनाच्छादन क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, या पूछ सकते हैं मध्य प्रदेश का वनों की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है, सबसे बड़ा वन वृत्त मध्य प्रदेश में कौन सा है, सबसे छोटा वन वृत्त कौन सा है ना, सर्वाधिक वन कहाँ मिल रहे हैं, कौन से जिले में मिल रहे हैं, जैसे कि बालाघाट में मिल रहे हैं ना, सबसे कम कहाँ मिल रहे हैं, इससे संबंधित आपको प्रश्न यहाँ पर आएंगे। अगला है मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, इसे भी हमने कल डिस्कस किया था, है ना, कि जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका कहाँ है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान ये डिंडौरी में है, लेकिन जब ये प्रश्न पूछा था ना तो इन्होंने मंडला कुर्सी में डाल दिया, मतलब मंडला में डिंडौरी आ रहा है आपका, है ना, तो ये है डिंडौरी में, लेकिन आपको ऑप्शन नहीं दिया तो आप मंडला लगाएंगे, क्यों लगाएंगे भैया मंडला, क्योंकि डिंडौरी जो है मंडला का ही भाग है, ठीक है। आपको अगर वो जीवाश्म उद्यान से संबंधित, मतलब अगर आपसे पूछ रहा है डायनासोर जीवाश्म राज्य उद्यान, क्या पूछ रहा है, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछता तो वो था हमारा धार में, लेकिन सिर्फ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, तो मतलब ये है कि ये वनस्पति जीवाश्म, और ये जो वनस्पति जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है यह कहाँ में है, अभी वर्तमान में डिंडौरी में है, लेकिन डिंडौरी तब मंडला का हिस्सा था, और पीएससी वाले ऐसी ही गड़बड़ बार बार करते हैं। अब उनको क्या पता नहीं क्या डिंडौरी तो कब से अलग हुआ है, लेकिन फिर भी क्या पूछा उन्होंने, ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो लगाएगा ना बच्चा मंडला, ठीक। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में वर्तमान सिंचाई क्षमता कितनी है, लेकिन इसके उस समय के क्वेश्चन आ रहे हैं वो गड़बड़ थे। वर्तमान में सिंचाई क्षमता जो है 110 लाख हेक्टेयर के आसपास है ना, और आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना, अगर मेरा डाटा गड़बड़ हो तो ये वाला, क्योंकि इसमें लगभग कितनी है थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, मेरे ख्याल से ये मैंने जहां से देखा था वहां से मुझे 110 लाख हेक्टेयर के लगभग ही मिला है ना। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में अफीम की खेती किस जिले में होती है, बात हो रही है अफीम की खेती की, है ना, तो अफीम होती है हमारे मंदसौर और नीमच में, मंदसौर और नीमच में हमारे अफीम की खेती होती है। ऐसे आपसे वो पूछ सकता है, जैसे अफीम पूछी तो वो आपसे गांजा भी पूछ सकता है, गांजा कहाँ होता है, तो गांजा हो रहा है हमारे खंडवा और बुरहानपुर में आपका गांजा हो रहा है ना, खंडवा बुरहानपुर में गांजा हो रहा है। आपसे पूछ सकता है कपास कहाँ हो रहा है, तो कपास भी हमारे खंडवा खरगोन में हो रहा है। एक जैसे वनस्पति आ गई, जैसे कि अपना गेहूं कहाँ हो रहा है सबसे ज्यादा, है ना, या आपका चना कहाँ हो रहा है सबसे ज्यादा, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, ठीक। तो यहाँ से इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का मैंने कल बता दिया है आपको, इसका आंसर है 74.4 72.4, ठीक है। ऐसे आपको जैसे कल शहरी पूछा था शायद, जैसे ग्रामीण है, ग्रामीण की जगह आपसे वो शहरी पूछ लेता, तो शहरी लगभग जो है 28% के आसपास, थोड़ा कम ही होगा 28 से, ठीक, ऐसे आ जाता आपको। ये क्या है, अब ये बात क्या आ गई, मैं 100 बार बोल रहा है लास्ट क्लासेस में हमारी कि आपको क्या करना है, जनगणना बहुत अच्छी तरह से करना है। जनगणना का मतलब है आपका कितनी साक्षरता दर है मध्य प्रदेश की, पुरुष साक्षरता दर कितनी है, महिला साक्षरता दर कितनी है, लिंगानुपात कितना है, स्त्री लिंगानुपात कितना है, लिंगानुपात कितना है, सर्वाधिक कहाँ का है, सबसे कम कहाँ का है, सबसे कम किस संभाग का है, किस जिले का है, ऐसे भी आपको याद रखना है। फिर किस जिले का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, किस जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है, ऐसे भी ध्यान रखना है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या कहाँ निवास करती है, जनजाति जनसंख्या कहाँ निवास करती है, सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या कहाँ निवास करती है, सबसे कम कहाँ निवास करती है। तो ये जो कब किसके अंदर आते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन जनगणना के अंदर आते हैं। और आप कोई से भी साल का पेपर उठा लीजिए, किसी भी ईयर का पीएससी का, वो 2 से 3 क्वेश्चन इसके पूछ रहा है, किसी किसी साल में और ज्यादा भी पूछे हैं। तो जनगणना मध्य प्रदेश की भी और भारत की भी बिल्कुल रट लीजिए आप उसको, है ना, क्योंकि अभी 2021 वाली जनगणना हुई नहीं है ना, तो हमारी इस एग्जाम में वही आने वाली है 2011 वाली। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश सर्वाधिक स्त्री पुरुष अनुपात, अभी सर्वाधिक स्त्री पुरुष का मतलब हो रहा है सर्वाधिक लिंगानुपात, है ना, एक तरह से, तो इसका आंसर है हमारा बालाघाट 1021 है यहाँ का लिंगानुपात, ठीक। आपसे ये भी पूछ सकता था सबसे कम लिंगानुपात 2011 की जनगणना अनुसार क्या है, तो सबसे कम हमारा भिंड है, और भिंड के बाद क्या है, मुरैना। आपसे ये भी पूछ सकता था सबसे कम सर्वाधिक लिंगानुपात वाला, शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है,
सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो यहाँ से ऐसे प्रश्न बनेंगे, समझे? ये जनगणना से संबंधित प्रश्न है और जनगणना बहुत अच्छी तरह से कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस पारंपरिक खेल के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रभाष जोशी पुरस्कार, मैंने आपको कल पूछा था, कल कोई सा पुरस्कार आया था कि खेल प्रशिक्षक को कौन सा दिया जाता है ना, विश्वमित्र दिया जाता है। उसी के साथ मैंने आपको कुछ लिस्ट भी बताई थी कि एकलव्य पुरस्कार जूनियर खिलाड़ी के लिए, विक्रम पुरस्कार सीनियर खिलाड़ी के लिए दिया जाता है। साथ ही मैंने आपको प्रभाष जोशी पुरस्कार भी दिया, बताया था कि जो प्रभाष जोशी पुरस्कार है वो हमारे मलखंभ के लिए दिया जाता है। मलखंभ 2013 में हमारा राजकीय खेल बन गया। राजकीय मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? मलखंभ है। मलखंभ खेल को प्रभाष जोशी पुरस्कार दिया जाता है मलखंभ के लिए। आपसे ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहला प्रभाष जोशी पुरस्कार किसे दिया गया, या वर्तमान में प्रभाष जोशी पुरस्कार किसे दिया गया, ऐसे भी आ सकते हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट है नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? अब ये बात कर रही पर्वत श्रृंखलाओं की और नर्मदा घाटी की, ठीक है। तो जब हम देखेंगे मध्य प्रदेश की बात करेंगे थोड़ा सा, है ना, मैप थोड़ा गड़बड़ हो जाए चलता है अब ये है मध्य प्रदेश का एक आपका मैप, है ना। हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारी विंध्याचल है पर्वत श्रृंखला, ये हमारी कौन सी है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। बीच में हमारी रिफ्ट घाटी में बह रही है हमारी नर्मदा नदी, ठीक है। तो नर्मदा नदी किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच हो गई? सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच हो गई। अब ये अरावली दे रहे हैं यहाँ पर, तो अरावली तो भैया राजस्थान में आ रही है और वो ऐसे है, तो हमारे यहाँ उससे मतलब नहीं है उसको, नर्मदा को। भांडेर के मेकाल की बात हो रही है, तो भांडेर और मेकाल भी पूर्वी क्षेत्र में आ रही है, तो हमें उनसे भी मतलब नहीं है। हमारी नर्मदा नदी किसके बीच आ रही है? सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में। नेक्स्ट नर्मदा घाटी उदाहरण है, जस्ट अभी इस क्वेश्चन में देखा कि दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच नर्मदा नदी बह रही है। जब दो के बीच बहती है तो इसको क्या बोलेंगे? जब दो पर्वतों का उठा हुआ क्षेत्र होता है, जैसे आटा भी हम गूंथते हैं तो आप देखेंगे कैसी डिजाइन बन जाती है, ऐसी, है ना। तो ये ऊंची नीचे जो डिजाइन बन रही है इसको बोलते हैं रिफ्ट। तो ये रिफ्ट में क्या हो रहा है? रिफ्ट में जो हमारी दरारी घाटी में जो बह रही है, ये दरार है, दो तरफ से पर्वत उठ गए, बीच की जगह खाली, तो ये बीच वाली जो जगह है ये दरार बोलेंगे इसको, तो इसको रिफ्ट बोलते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर इसका? भ्रंश घाटी में नर्मदा घाटी किसका उदाहरण है? भ्रंश घाटी का, है ना। नेक्स्ट वीरसिंहपुर जल विद्युत केंद्र निम्न से किस जिले में स्थित है? वीरसिंहपुर कल भी देखा था, हमारा उमरिया में है। कल ये आया था कितने मेगावाट विद्युत उत्पादन है, तो हमने देखा था इसका विद्युत उत्पादन 420 मेगावाट। तो आपको कोई सा विद्युत ताप विद्युत केंद्र, जल विद्युत केंद्र वगैरह आ रहा है, जैसे कोई परियोजना आ रही है, ओंकारेश्वर परियोजना, तो 520 मेगावाट देखा था। एक परियोजना किस नदी पर संचालित है, किस जिले में है, और उसकी कितनी मेगावाट उसकी क्षमता है, आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में मलाज खंड निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? अब हो रही है मलाज खंड, ये हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मलाज खंड को बालाघाट में है ना। मलाज खंड तांबे के लिए प्रसिद्ध है। अगर वो भरवेली पूछता, भरवेली किस लिए प्रसिद्ध है, तो वो मैग्नीज हो जाता उसका आंसर। लोह यस्क कहाँ मिल रहा है, तो वो हमारे जबलपुर मंडला वाले क्षेत्र में मिल रहा है। होशंगाबाद किस लिए प्रसिद्ध है, तो वो टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा हो सकता था इसमें। नेक्स्ट है किस वंश के राजाओं ने खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया, तो हमने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, चंदेल राजाओं ने 9वीं 10वीं सदी में, है ना। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष निमाड़ उत्सव, है ना, एक उत्सव आ गया, उसका आयोजन कहाँ किया जाता है, क्यों किया जा रहा है? जैसे हमने देखा था मध्य प्रदेश समारोह मना रहे थे दिल्ली में, पद्माकर समारोह सागर में मना रहे थे, ठीक है। ऐसे ही आपको प्रतिवर्ष निमाड़ उत्सव मना रहे, तो निमाड़ उत्सव मनाते हैं जो खंडवा खरगोन वाले क्षेत्र में मनाते हैं। तो ये जो खरगोन कहाँ आता है आपका? महेश्वर किसमें आता है? आपके खरगोन में आता है, ठीक है। हमने देखा खजुराहो नृत्य समारोह खजुराहो में मना रहे हैं, मांडू महोत्सव मांडू में मनाते हैं, ठीक। ऐसे ही निमाड़ उत्सव कहाँ हो गया हमारा? खरगोन में। नेक्स्ट है गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है ना। ये गौर नृत्य की बात कर रही है, ये मड़िया जनजाति से, मुड़िया जनजाति से संबंधित है। आप जैसे नृत्य आ रहा है, हमने जब जनजाति करी थी तो मैंने बताया था जब आपको जनजाति आ रही है तो आपसे जनजाति से संबंधित उनका महत्वपूर्ण नृत्य कौन सा है, उनका लोक नाट्य का है ना, उनकी संस्कृति से जुड़ी चीजें याद करनी है। जैसे अगर बेगा की बात करें तो बेगा लोग क्या करते हैं, है ना, बेगा लोग कर रहे हैं अपना रीना नृत्य कर रहे हैं आपका, है ना। कोरकू लोग क्या कर रहे हैं आपका? चटकोरा नृत्य कर रहे हैं, है ना, चटकोरा नृत्य कर रहे हैं। भील कौन सा कर रहे हैं आपका? भील भगोरिया नृत्य कर रहे हैं आपका, है ना, भील भगोरिया कर रहे हैं, साथ में बेगा कर्मा भी कर रहे हैं। तो एक कोई जनजाति
वो क्या उनका लोक नृत्य है, क्या लोक नाट्य है, उससे संबंधित भी आपको इतने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कौन सी जनजाति, कौन सा लोक नृत्य किससे संबंधित। नेक्स्ट है तानसेन सम्मान 2014। ठीक है, अभी तानसेन सम्मान पहला किसे मिला था, पहला पुरस्कार किसे दिया गया था, और वर्तमान में ये पुरस्कार किसे दिया गया है, ये याद रखना है। अभी 2014 वाला थोड़ी पूछेंगे आप, ठीक है, तो ये 2014 वाला तो अब नहीं पूछेंगे, तो वर्तमान में किसे दिया गया, तो वर्तमान में जो मेरा करंट डाटा जितना मुझे पता था वो था पंडित सतीश व्यास, उसके बाद भी अगर किसी को मिल गया है तो आप लोग सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये तानसेन सम्मान किसे दिया गया, ठीक है, ये ऐसा प्रश्न आएगा। तो कोई सम्मान किस लिए दिया जाता है, कहाँ प्रदान किया, तानसेन समारोह का आयोजित किया जाता है। देखो तानसेन समारोह ग्वालियर में आयोजित होता है, तानसेन सम्मान किसे दिया गया, ग्वालियर में दिया जाएगा, उसी समारोह में दे दिया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे तानसेन हो गया, आपको कालिदास सम्मान पूछ सकते हैं इस साल का किसे दिया गया, आपसे पूछ सकते हैं शरद जोशी सम्मान इस साल का किसे दिया गया, प्रथम किसे दिया गया, है ना, ऐसे करके एक सम्मान और किस लिए दिया जाता है, और वर्तमान में किसे दिया गया, पहला किसे दिया गया, ऐसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कौन सा साहित्यकार मध्य प्रदेश संबंधित नहीं है। तो अब हमने लोगों ने कल डिस्कस किया था कि आप लोगों को क्या करना है, प्राचीन मध्यकालीन और आधुनिक साहित्यकारों का कम से कम नाम तो ये याद रखना है कि मध्य प्रदेश से है नहीं है। ठीक है, करते क्या है, तो जो आप देखेंगे शरद जोशी मध्य प्रदेश के व्यंग्यकार थे, प्रसिद्ध थे ना व्यंग्यकार, शाहजहापुर वाला क्षेत्र था इनका, है ना शाहजहापुर। प्रभाकर माचवे ये ग्वालियर से थे मध्य प्रदेश के साहित्यकार। हरिशंकर परसाई ये होशंगाबाद से थे हमारे साहित्यकार। लेकिन जो धर्मवीर भारती हैं वो मध्य प्रदेश से ना होकर कहाँ के थे, उत्तर प्रदेश से। ठीक, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सफेद बाघों के लिए जाना जाता है, किसके लिए, सफेद बाघ, व्हाइट टाइगर्स, हमारे सफेद बाघों के लिए हमारे जाना जाता है, सफेद शेरों के लिए कौन जाना चाहेगा, हमारा ये क्षेत्र बघेलखंड क्षेत्र। हमने देखा था सफेद शेरों की भूमि को, सफेद शेरों कहाँ मिलते हैं, हमारे बांधवगढ़ में मिलते हैं। राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था हमारा, बांधवगढ़ में मिल रहे हैं, है ना, और कहाँ मिल रहा है मुख्य रूप से, रीवा और उमरिया वाला जो क्षेत्र है हमारा, रीवा में तो हमारा बांधवगढ़ है, लेकिन रीवा में सफेद शेर मिल रहे हैं हमारे, है ना, ऐसे आपसे पूछ सकते हैं। जैसे बाघ के लिए जाना जाता है, ऐसे आ गया। अगर आपसे पूछ सकते हैं रेप्टाइल पार्क कहाँ है, तो पन्ना में है। आपसे पूछ सकते हैं सर्प उद्यान कहाँ है, तो वो हमारा भोपाल में है। आपसे पूछ सकते हैं जंगली भैंसे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, आपसे पूछ सकते हैं ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा कहाँ पर पाया जाता है। तो एक राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित चीजें या फिर कोई सी चीजें कहाँ मिल रही है, ये आपको थोड़ा सा जानवरों से संबंधित किस राष्ट्रीय उद्यान में मिल रहे हैं, ये ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है बेतवा नदी के किनारे स्थित शहर है ना, बेतवा नदी, बात क्या हो रही, बेतवा नदी की। अब हमसे फिर से वही क्वेश्चन आ गए, एक नदी और कहाँ स्थित है, तो बेतवा नदी के किनारे है ओरछा, है ना, ओरछा। हमने एक क्वेश्चन आज ही किया है, उज्जैन किस नदी के किनारे था, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे था, ऐसा क्वेश्चन हो गया था। फिर वही बात आ जाती है, कोई नदी उद्गम स्थल कौन सा है, अवसान स्थल कौन सा है, उसकी सहायक नदियां कौन सी हैं, उस पर कौन से बांध जलप्रपात बनाए गए हैं, कौन सी परियोजना उस पर संचालित है, ऐसे करके आपको क्वेश्चन आएंगे। और साथ ही ये भी आएगा कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक, तो ये जो है हमारे आज के क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। कुछ और क्वेश्चन जो है एमपी के बचे हुए वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।